जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पिछले क्लास में जो जल संसाधन का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखे थे, उसका हम लोग अगले पार्ट जो हम बताया था कि हम लोग पहले वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे उस चैप्टर का, और अगले वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज बारी है हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। एक एक करके हम जितना भी ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, परियोजना कार्य, सभी तरह के क्वेश्चन आंसर आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। एक कंप्लीट तरीके से आपकी पढ़ाई एक सिलसिलेवार तरीके से इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। हमारे रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा 2026 के लिए जो कैप्टन बैच लॉन्च हुआ है, उसके लिए आपका जो भी तैयारी जरूरी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक कवर करवाना हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर एक चैप्टर का आपको यहाँ डिटेल क्लास मिलने जा रही है। सभी चैप्टर का सभी क्लास आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। तो उसी में आज के सेशन में हम लोग जल संसाधन का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अध्याय 1 का ख है। फर्स्ट चैप्टर में आपका कुल 200 पेज है और उसका अलग अलग पार्ट्स है। पहला पार्ट में हम लोगों ने संसाधन के बारे में जाना था, उसका क्वेश्चन आंसर किया। दूसरे पार्ट में हम लोग भूमि एवं मृदा संसाधन के बारे में जाना था, फिर उसका क्वेश्चन आंसर किया था, जो कि 1 का क था। 1 का ख में हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़े थे। जल संसाधन के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा तो वो भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आंसर जो आज हम लोग करने वाले हैं, जो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, संपूर्ण मतलब ऑब्जेक्टिव से लेकर लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय, ये टोटल क्वेश्चन आंसर आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के इस कैप्टन बुक में, रोशनी पब्लिकेशन का ये कैप्टन भारत संसाधन एवं उपयोग हमारा बुक है, जिसको आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आपको ये पूरा चैप्टर भी मिलेगा जो एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आपके बीटीबीसी बुक का चैप्टर है। जो कंटेंट आपको उसमें प्रोवाइड किए गए वो सारे कंटेंट आपको इस बुक में भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। और उस चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर होते हैं इस चैप्टर के, वो आपको बिल्कुल सॉल्व किए हुए मिलेंगे। बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा, एक खास टीम के द्वारा ये आंसर तैयार किया जाता है। किस क्वेश्चन पे कितना लिखना है, लघु उत्तरीय में कितना लिखना है, दीर्घ उत्तरीय में कितना लिखना है, कितना लिखेंगे कि हमारा टाइम भी बचेगा और हम अच्छे से लिख भी पाएंगे, और कितना लिखेंगे कि हमको पूरा में पूरा मार्क्स 5 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हम अचीव कर सके। तो इस बुक में आपका सभी क्वेश्चन का सभी आंसर आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग सभी क्वेश्चन आंसर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग पिछले सेशन में क्या किए थे, एक एक पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। रोशनी पब्लिकेशन का भारत संसाधन एवं उपयोग ये हमारी बुक है, जो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर में मिल जाएगी। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चन आंसर को बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जहां से शुरू होता है, वहां से हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका हो सकता है। इससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति को के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑब्जेक्टिव है, फटाफट करके हम लोग निकालते चलते हैं। क्या क्या करना है हमको लोग को, एक एक करके सारा निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक करके सारा हम लोग करेंगे। 96.5%, ये आपका जो ऑप्शन में है 96.6% दिया हुआ है। 96.5, 96.6, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि आपके जो बुक में है, आपका जो मेन बुक का जो चैप्टर है उसमें 96.5% लिखा हुआ है। इसको इसीलिए हम लोगों ने इनको चेंज किया है। अगर आप एज इट इज करना चाहे तो 96.6 पे आप इसे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखा हुआ है। आगे अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देशों के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा है? पिछले क्लास में भी जब हम लोग कर रहे थे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर कहा है। किसने? भारत बांधों को, महात्मा गांधी नहीं, राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर कहा है। यहाँ पे हमारे बुक में 2 लोगों का जिक्र है जो कैबिनेट में रहे, या फिर जो भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र है, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र है। आपके इस पूरे चैप्टर में नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर कहा है। और जो जल संकट की समस्या को जो उत्पन्न होती है उसका कैसे निवारण किया जाए, जल मिशन
की शुरुआत जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किए थे। जल मिशन की शुरुआत किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो किया गया था। उनमें से उन्होंने भौम जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, वर्षा जल संचयन में जो उन्होंने कहा था उसमें उसका जिक्र मिलता है। और यहाँ पे आपको देशों के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित नेहरू ने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों क्वेश्चन का आपका आंसर मिल गया है। चलिए, ये पहला, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सबसे ज्यादा जल पाया जाता है इसलिए पृथ्वी नीला दिखता है, इसलिए इसको नीला कहते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग? महासागर में 96.5% जल आपका है। आगे बात करें देशों के बांधों को भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आई होप आपको समझ में आ गया। चौथा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कल ही मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के शरीर में 65%, कितना? 65%, और प्राणियों के शरीर में 65 से लेके 99%। 65 से लेके 99% आपका क्या बोलते हैं, वनस्पतियों, सॉरी मनुष्य नहीं, प्राणियों के शरीर में 65 और वनस्पतियों में 65 से लेके 99% वेरी करता है वनस्पति व वनस्पति। तो लगभग 65% इसका आंसर होने वाला है। प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है और जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उसमें 65 से लेके 99% क्या होता है? जल की मात्रा होती है। आई होप आपको ये चारों ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। अब हम लोग बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? जल की समस्या, जल का संकट जब हम लोग कल पढ़ रहे थे तो बताया था मैंने आपको, बिहार में आर्सेनिक जैसा तत्व बढ़ रहा है जल के अति दोहन से। जल के अति दोहन के कारण आर्सेनिक नामक जो तत्व है वो बढ़ रहा है बिहार में। तो आई होप आपको ये समझ में। आर्सेनिक बहुत ही विषैला तत्व होता है, बहुत ही जहरीला, जिससे बहुत सारी बीमारियां पनपती है। आई होप आपको पांचों, इसके बाद तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव, हमारा बहुउद्देशीय परियोजना आ गया। तो एक एक करके आप पहले पांचों को समझ लीजिएगा, पांचों को देख लीजिएगा। पांचों ऑब्जेक्टिव का आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। चलिए अब आपका अगला लघु उत्तरीय। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, शॉर्ट में जवाब देना है, लेकिन गागर में सागर भरना है। छोटा सा जवाब में ही आपको पूरा लिख देना है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? वैसी परियोजना जिसमें एक से ज्यादा उद्देश्य हो। ये परियोजना क्या नदी से रिलेटेड होती है? पहला चीज, इसको कैसे लिख सकते हैं? विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्यों के साथ साथ पूर्ति हो सके, यानी विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्य एक साथ पूर्ति हो सके, बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है या कहलाती है। आजादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं पे बल दिया गया। इस परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य थे। कौन कौन सा उद्देश्य होता है बहुउद्देशीय परियोजना के? नदी घाटी परियोजना, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोकना, सिंचाई और पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, वन्य जीव का संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि। बहुउद्देशीय परियोजना वैसी परियोजना होती है जिसमें विकास के लिए एक साथ बहुत सारी योजनाएं होती है। एक ही योजना में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे नदी घाटी जो परियोजनाएं होती है, वो जो योजनाएं होती है, बांध बना के सबसे पहले क्या, किसी क्षेत्र के लिए नहर निकाला जाता है ताकि वहां पे सिंचाई हो सके। उसी बांध से बिजली भी बनाई जाती है। फिर उसके बाद उसी बांध के कारण बाढ़ का भी नियंत्रण होता है। उसके बाद उसी बांध के कारण मिट्टी का जो अपरदन होता है, मिट्टी जो नदी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वो रुकता है। इसके अलावा पीने योग्य जल भी, उस जल को फिल्टर करके पिया भी जाता है बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जगहों पे। एवं उस बांध के आसपास क्या होते हैं, औद्योगिक शहर बसाए जाते हैं। जैसे रोहतास का जो सोन परियोजना है, वहां से जो बिजली बनती है, वहां वो कहाँ जाती है, डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र जो है, वहां पे रोहतास की जो सोन परियोजना से जो बिजली बनती है 6.6 मेगावाट की, वो डालमिया नगर को जाती है, जो कि औद्योगिक शहर या फिर औद्योगिक क्षेत्र बसाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो आपका अलग से कुछ हो गया। विकास की ऐसी योजना जिसमें विकास के कई उद्देश्य की एक साथ पूर्ति हो सके, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। आजादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने की नदी घाटी परियोजनाओं पर बल दिया गया है। इस परियोजना में विकास के कई उद्देश्य हैं: बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों की जलापूर्ति, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि। आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर, जल संसाधन के क्या क्या उपयोग हैं, लिखें। कल जब चैप्टर शुरू हुआ था, जब हम बता रहे थे, तो सबसे पहले हमने इसी पे बात किया था कि जल का हम किस किस रूप में उपयोग करते हैं। जल हमारे हर एक क्षेत्र में उपयोगी है।
क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? जल की महत्ता प्राचीन भारतीय ग्रंथ जल ही जीवन है कहकर निरूपित किया गया है। प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल की अंश विद्यमान है। अभी जब हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे तो हमने इसका जिक्र किया था। प्राणियों में 65% और जो पौधों में है 65 से 99% जलीय अंश विद्यमान है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन कार्यों में जल संसाधन का उपयोग अपरिहार्य है। आगे साथ ही विकास के अन्य रूपों में जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन, इसके बाद जल कृषि, वानिकी आदि सभी में जल संसाधन का उपयोग होता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब कैसे कैसे? हर क्षेत्र में जल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तो हर क्षेत्र में जल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, तो सभी क्षेत्र में जिस जिस क्षेत्र में जल का आवश्यकता होती है, यहाँ से आपका लिखा हुआ है जल विद्युत निर्माण में, परमाणु संयंत्र शीतलन में, यानी परमाणु संयंत्र जो लगाए जाते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं, उसको ठंडा करने के लिए जल का उपयोग, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी आदि में जल संसाधन का उपयोग होता है। इसके अलावा प्राणियों में खुद जो प्राणी होते हैं, जो सजीव हैं, सजीव तो वैसे पेड़ पौधे भी हैं, जो प्राणी है, जो मेन है जीव जंतु जो है, उसमें 65% एवं पेड़ पौधों में 65 से लेकर 99% तक, यानी 1% ही बच जाता है। 65 से लेकर 99% तक ये वैरी करते रहता है। पौधों में आपका जल के अंश विद्यमान होते हैं। घरेलू कार्य, सिंचाई, सभी जगह जल का उपयोग होता है। चलिए आगे बात कीजिए इस पे। ये पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बाकी ये पूरा आंसर आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के भारत संसाधन एवं उपयोग, जो हमारा ज्योग्राफी का खास 10th के ज्योग्राफी के लिए डिजाइन किया गया है, खास 10th के बच्चों के लिए जो डिजाइन किया गया है, ये बुक आप जाके परचेस कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मिल जाएगी आपको। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी ये बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। आई होप। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। हाँ, अंतरराज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं? अंतरराज्यीय जल विवाद, सोन परियोजना जब हम लोग कल पढ़ रहे थे, सोन परियोजना पे जब हम लोग विचार कर रहे थे कल कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो हमारी सोन परियोजना है बिहार सरकार की, वहां की जो सोन की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, उसका जल अगर बिहार सरकार को मिल जाए, उसका जल अगर बिहार को मिल जाए, तो सोन परियोजना की जो क्षमता है, जो स्वतंत्रता नहीं, बिहार झारखंड बंटवारे से पहले जो सोन परियोजना का जो लक्ष्य था 450 मेगावाट बिजली, 450 मेगावाट बिजली, लेकिन हम लोग बना कितना पाते हैं? सिर्फ 6.6 मेगावाट बिजली। यानी देख रहे हैं बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर अंतरराज्यीय जल विवाद ना हो तो हम इतना बना सके, लेकिन बहुत सारे, अब ये क्या क्या कारण है, क्यों इस तरह होता है रिहंद नदी, तो उसका मेन कारण देखिए, यहाँ भारत में अनेक ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों के बीच बहती है। सारा राज्य पहले सोचता है कि हमारा राज्य पहले अपना हो पाए, ठीक है, पहले हमारा राज्य ठीक से हो सके। अगर हम देश के पर्सपेक्ट में सोचते हैं कि पहले हमारा देश बढ़िया हो सके, अगर 3-4 को प्लेनेट और मिल गया जिसमें जीवन संभव है, तो सब लोग अपने अपने प्लेनेट के बारे में सोचते हैं। तो लोग क्षेत्रीय भावना या फिर अपने राष्ट्रीय भावना के अकॉर्डिंग कभी कभी हम लोग गांव में लड़ जाते हैं। तो क्या होता है, भावना जिस समय जो कार्य करती है वो करती ही है, ठीक है। भारत में अनेक ऐसी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों से बीच बढ़ती है। उत्तर भारत में गंगा, पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी, अनेक ऐसी नदियां हैं। विकास के इस दौर में सिंचाई, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण आदि नदी जल से ही जुड़ी हुई है। एक से अधिक राज्यों के बीच की नदी जल इसी उपयोग को लेकर कभी कभी आपस में विवाद की स्थिति हो जाती है। यानी जब कोई नदी एक से ज्यादा राज्य में बहने लगती है, तो विकास के जो कार्य हैं, सभी जो राज्य हैं अपने अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि मेरा विकास हो, हम मत्स्य पालन करें, हम अपने बहुउद्देशीय परियोजना लगाएं। अगर कोई राज्य कहीं जगह डैम या फिर बांध बना के रोकता है, तो अगले राज्य को वो पानी नहीं मिल पाता, और अगला राज्य जो है उसके जो ख्वाब होते हैं कि हमें इतना जल की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता और तालमेल नहीं बैठ सकता। इसीलिए अंतरराज्यीय जल विवाद में के जो कारण है वो नदी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़िए। जल संकट क्या है? कल हम लोग सॉलिड बात किए थे इस पे कि जल की अनुपलब्धता, जल उपलब्ध ना होना जल संकट कहलाता है। अब इसमें क्या, एक है स्वीडन के विशेषज्ञ फाल्कन मार्क। क्या है? फाल्कन मार्क। ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक तरीके से आप बोल सकते हैं, ये कह रहे थे कि यदि प्रति व्यक्ति किसी क्षेत्र में यदि प्रति व्यक्ति प्रति 1000 घन मीटर
जल अगर नहीं मिलता है, 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल अगर नहीं मिलता है तो उसे हम जल संकट की संज्ञा में रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप इस तरह लिख सकते हैं, उद्देश्य जनित या जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाता है। उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। अगर इससे कम जल मिलता है तो उसे हम जल संकट कहते हैं। तो जल संकट में आप ये वाला जरूर लिखिएगा, विशेष स्वीडन के एक विशेषज्ञ, ये आपका विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। अगर इससे कम जल मिलता है तो उसे हम जल संकट की श्रेणी में रखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखिए, भारत की नदियां के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत सारा कारण है। पहला, बहुत सारे उद्योग लगना। भारत प्रायः नगर एवं कल कारखाने के नदियों के किनारे अवस्थित है। जो भी नगर हैं, जो भी शहर हैं या फिर जो भी कारखाने हैं, वो प्रायः नदियों के किनारे बसना चाहते हैं, नदियों के किनारे खुलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो भी कचरा वो नदियों में बहा देते हैं और यही कारण है सबसे बड़ी नदियों के प्रदूषण का। ठीक है, इन नगरों के लोग मल मूत्र और कारखानों के कचरे नदियों में गिरा दिया जाता है। पुनः कृषि में संयुक्त रसायन उर्वरकों, कीटनाशकों जल में मिल जाने के कारण कभी कभी नदियों भी प्रदूषण हुआ है। यानी शहरों के किनारे जो कल कारखाने लगाए जाते हैं, शहरों के किनारे जो कल कारखाने लगे हैं, उसके कारण जो कचरे नदियों में बहाए जाते हैं, उसके कारण आपका नदी प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र में, कृषि में जो खाद उर्वरक, जो भी रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों जो जल में मिला के कृषि किया जाता है एवं उस क्षेत्र से नदी बहती है और कृषि के लिए जब सिंचाई के लिए नदियों से जल लाया जाता है तो वापस जाते समय वो जो रासायनिक उर्वरक हैं, आपके जो और भी कीटनाशक हैं, वो रसायन क्या है नदियों में मिल जाते हैं, जिसके कारण जल नदियों का प्रदूषित होता है। तो ये दो कारण, पहले तो कल कारखाने और दूसरा आपका कीटनाशक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग 5 दीर्घ लघु उत्तरीय और 5 ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिए हैं। बिल्कुल जिस तरह से आपको लिखना चाहिए, जितना आपको लिखना चाहिए उसी पैटर्न में आपका सारा आंसर आपको मिला है। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। जल संरक्षण का एक डिटेल डिस्कशन हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग राष्ट्रीय जल नीति 19 सितंबर 1987 के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय जल नीति 2002 के बारे में भी लिखेंगे। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए क्या क्या, वर्षा जल संचयन, आपका भौम जल पुनः पूर्ति, इसके अलावा जो वानिकी के लिए हम लोग जो बहते हुए जल का और जो आपके जल जमाव के कारण जो जल होता है उसका हम लोग कृषि एवं वानिकी क्षेत्र में उपयोग, इस सभी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये सभी के बारे में हम लोग इसमें लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में हम कैसे लिख सकते हैं, भूमि जल एवं वायु मानव को प्राकृतिक एवं अमूल्य उपहार है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जब भी आए सबसे पहले आपको यही करना है, सबसे पहले ऊपर भूमिका लिखना है। एक अच्छा तरीका से छोटा और अट्रैक्टिव जो है अपना एक भूमिका लिखना है, पहले क्वेश्चन के ही बारे में समझाना है। ठीक है, तो उसमें क्या आपका छोटा सा भूमिका कि भूमि जल एवं वायु मानव के लिए एक प्राकृतिक अमूल्य उपहार है। इन संसाधनों का मानवीय जीवन दशा एवं दिशा निर्धारित होती है। अवताएं इन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। छोटी सी भूमिका है, संसाधन संरक्षण के बारे में पूछ रहा है। पहले संसाधन का संरक्षण क्यों करना चाहिए और संसाधन इसका ही संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में हम लोगों ने छोटा सा डिटेल दिया है। अब हम लोग आएंगे मेन क्वेश्चन पे। इन संसाधनों में जल ऐसा संसाधन है जिसकी सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलता प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए उचित प्रबंधन एवं संरक्षण क्या है, आपका संरक्षण की आवश्यकता है। जल की यही संरक्षण व कुशल प्रबंधन जल संरक्षण कही जाती है। मतलब जल बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे भविष्य में आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए इसका जो उपलब्ध जो हमारे पास स्रोत है, जो मृदु जल है, जो पीने योग्य जल है, जो उपयोगी जल है, वो बहुत धीरे धीरे घटता जा रहा है और हमारी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसे बैलेंस करने के लिए जल का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। जल संरक्षण हेतु सरकार ने सतत प्रयत्नशील रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। भारत सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई थी और जिसे अद्यतन कर यानी जिसको अपग्रेड कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 ईस्वी को अमली जामा पहनाया गया। यानी एक था 1987 में एक नीति बनाई गई जिसको अपडेट करके 2002 में फिर से एक नीति बनाया गया और जल संरक्षण को अमली जामा यानी इसका क्रियान्वयन किया गया।
कुल मिलाकर जल संरक्षण को अद्यलिखित उपाय हैं। अब क्या क्या उपाय हैं, ये आगे लिखा हुआ है। पहला, भूमिगत जल की पुनःपूर्ति। ये आपका क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो कहे थे, जो हमारे भूमिगत जल है उसकी पुनः पूर्ति की जाए। जो भूमिगत जल है वो उसको खेतों, शहरों, गांव, उद्योग में पर्याप्त जल देने के उद्देश्य के लिए भूमिगत जल की पुनः पूर्ति पर बल दिया गया। यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको फिर से पूर्ति किया जाए, उसको फिर से जो है संहारा जाए। जो हम लोग ग्राउंड वाटर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको वर्षा जल संचयन के द्वारा, तालाबों के द्वारा, कुओं में जल भराव के द्वारा, या फिर आपका जो टाका जिसको बोलते थे, या फिर जो हाड़ जो होता था, उन सभी का उपयोग करके छत पे जल संग्रह करके जो हमारा लाया जाता है, एक जो आंगन में बना के अपना जल संग्रह किया है, तो उन सभी तरीकों से भूमिगत जल की पुनः पूर्ति किया जाए। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक खाद व कंपोस्ट का प्रयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल संचयन जिसका हम लोग अभी बोल रहे थे, वर्षा जल का संचयन, मलजल शोधन, पुनः चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी हो सकते हैं। और ये कौन, डॉक्टर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। इसे जो है एकदम माइक्रो लेवल से, यानी गांव के लेवल से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बड़े क्षेत्र हैं सिर्फ वहीं पे हो, यानी हर एक क्षेत्र में जल की पुनः पूर्ति की जा सके। अब जल संभार प्रबंधन। जल संभार प्रबंधन क्या होता है कि जो जल प्रवाहित रूप में है, यानी जो नदियों का जल है जो प्रवाहित रूप में बहता जा रहा है, या फिर जल जमाव, जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग करके उद्यान कृषि, वानिकी जल कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सके। यानी हम लोग सिंचाई के लिए या फिर वानिकी के लिए या फिर कोई भी कार्य के लिए हम लोग जो जल जमाव और जल प्रवाह इसका उपयोग करें, वैसा जल जो प्रवाहित होते जा रहा है, या फिर नदियों के जल का उपयोग करें, या फिर वर्षा जल का कहीं पे संग्रह करके उससे खेती किया जाए। यानी वैसा जल जिसको हम लोग नहीं छू पाते हैं, जो नदियों के साथ बह के समुद्र में जाके वेस्ट हो जाता है, जिसका उपयोग जो हम लोग नहीं कर, उसका उपयोग करके हम लोग खेती करें, सिंचाई करें, तो ये जल संभर प्रबंधन कहलाता है। तकनीकी विकास। अब टेक्निकल विकास क्या है, तकनीकी विकास कम जल में अधिक कार्य को कंप्लीट कर लेना, कम जल में अधिक कार्य को और कुशलता से कंप्लीट कर लेना ही तकनीकी विकास कहलाता है। तकनीक के माध्यम से जल कम से कम उपयोग करके अधिकाधिक लाभ लेकर भी जल का संरक्षण किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, ड्रिप सिंचाई, यानी पौधों के जड़ों तक एकदम बूंद बूंद तक जितना जल पौधों को जरूरत है बिल्कुल उतना ही जल दें, और वो बढ़िया से खिले भी, क्योंकि जब जड़ों तक सीधा जल जाता है तो बहुत अच्छा पौधा अपना पनपता है। लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों द्वारा सिंचाई, सीढ़ी नुमा खेती आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत वर्षा जल का संग्रहण, पुनः चक्रण, शहरीकरण, भवन निर्माण आदि जल प्रबंधन का ध्यान में रखकर जल का संरक्षण भी किया जा सकता है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पूरा कंप्लीट अगर आप आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये आपका पहला स्लाइड है, यहाँ से भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आपका ये दूसरा स्लाइड है, यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वर्षा जल का मानव जीवन पर क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करें। इसमें हम लोग सभी चीज देखेंगे, टाका देखेंगे, जोहाड़ देखेंगे, अलग अलग चीज जो अर्ध शुष्क क्षेत्र या फिर शुष्क क्षेत्र जैसे कि राजस्थान जैसे क्षेत्रों में किस किस तरह के उपयोग होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे वर्षा जल के बारे में। तो इसमें क्या, जल की दुर्लभता व भूमिगत जल के स्तर को लगातार नीचे गिरते जाना मानव के लिए आज चिंता का विषय है। फिर से वही पहले भूमिका बांधेंगे, क्यों हमको इस सब की जरूरत है। पुनः बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल एवं विवादास्पद होने से वर्षा जल का संरक्षण महत्वपूर्ण हो गया। यानी बहुत सारा बहुउद्देशीय परियोजना विवादास्पद होता है कि आंदोलन होने लगते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, और भी बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सरकार और जनता के बीच टकराव देखने को लगता है। आम लोग एवं पूंजीपतियों के बीच टकराव देखने को मिलता है, गरीब और अमीरों के बीच टकराव देखने को मिलता है। तो वर्षा जल एक आइडियल दिखता है यहाँ पे। इसी में क्या है, वर्षा जल संचयन एक आइडियल सॉल्यूशन दिखता है जल संरक्षण में। क्यों? क्योंकि इसमें टकराव देखने को नहीं मिलता और फायदा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वर्षा जल की महत्ता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भूमिगत जल का 22% भाग का संचय वर्षा जल की भूमि में प्रवेश करने से होता है। अब बताएं, मानवीय जीवन में वर्षा जल उपयोगी भूमिका स्वतः सिद्ध हो जाती है। यानी अभी जब हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे टाइम में भी भूमिगत जल यानी ग्राउंड लेवल वाटर का जो है 22% कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्राउंड लेवल वाटर में क्या है 22% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका वर्षा जल का ही है। वर्षा के द्वारा जो जल आती है उसका 22% हमारे, मतलब जितना भूमिगत जल, अगर 100 ग्राम भूमिगत जल आपको मिलता है तो उसका 22% समझ लीजिए वर्षा से आता है। ठीक है, 22 ग्राम। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल का संग्रहण व प्रयोग की परंपरा चली आ रही है, शुरू से ही। इसमें स्थानीय स्तर पर
इस जल संग्रह के तौर तरीकों में अंतर देखा जाता है। क्या क्या अंतर? पश्चिम भारत में खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छतों पे किया जाता है, यानी छत को अच्छे से साफ करके छत से जो छत पे जब वर्षा होती है तो उस जल को जो है आगे एक टैंक में संग्रह किया जाता है जिसे टांका कहते हैं। तो इसको आप हम लोगों ने सिलेबस में भी डिस्कस किया, हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। तो क्या राजस्थान में क्या वर्षा जल को संग्रह करके इसे पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है, पीने योग्य जल के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है जिसे सिंचाई की जा सके, और राजस्थान के बाड़मेर जैसे शुष्क इलाकों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है जिसे टांका कहते हैं। अभी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है, छत पर संग्रहित जल को पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। और मेघालय के शिलोंग में छत पर वर्षा जल का संग्रहण की प्रथा आज भी प्रचलित है। इसके अलावा कर्नाटक के मैसूर के गंडथूर गांव में 200 घरों में छत का वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है, जो कि अभी के टाइम में एक मिसाल के तौर पे है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण एवं पुनः चक्रण किया जाता है। और सभी राज्यों में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि जितना हमारा भौम जल स्तर बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, उतना हमारे जल संकट को दूर किया जा सकता है, उतना ही हमारे जल संग्रहण के लिए बहुत अच्छा चीज है। ये आपका विवादास्पद भी नहीं है और भौम जल बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर के बाद ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये पूरा क्वेश्चन आंसर विथ चैप्टर अगर आपको चाहिए तो हमारे रोशनी पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर चाहिए, पूरा चैप्टर भी चाहिए, आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन किया हुआ चाहिए, चैप्टर में क्या क्या है, जो भी आपके बीटीबीसी बुक में है वो पूरा चीज आपको इसमें मिल जाएगा। उस पूरे चैप्टर में क्या क्या है वो भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन आंसर जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था वो भी पूरा क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो एक कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको ये सारी बुक मिल जाएगी। इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इन सभी पुस्तकों को परचेज कर सकते हैं। एसएसटी के अलावा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की भी कैप्टन गोधली, कैप्टन पीयूषम, कैप्टन वर्णिका, इंग्लिश रीडर, पनोरमा, ये सभी बुक भी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसमें वही जो भी आपका इंग्लिश का जो बुक है और संस्कृत का बुक है, इसमें आपको इंग्लिश का हिंदी भी किया जाएगा, ताकि आप सभी चैप्टर को समझ सकें, सभी टॉपिक को समझ सके, ताकि आप आसानी से हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर को समझ के वहां पे अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सके और ज्यादा से ज्यादा अंक स्कोर कर सके। इसी तरह एसएसटी का भी बुक हमारे पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सभी बुक हमारे पास अवेलेबल है। ज्योग्राफी को अभी मैंने आपको बताया है कि सारा चैप्टर एक्सप्लेन मिलेगा, और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा टोटल क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस सभी बुक में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक है 2026 के लिए हमारा लॉन्च हो चुका है, जो कि 2011 से लेके 25 तक का सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्रैश कोर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज जो आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे ही, वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर में देखने को मिलेंगे। अगर आपके कोई भाई हैं 11th या 12th में, उनके लिए भी कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो, ये हमारी बेस्ट सेलर बुक है। बहुत सारे जो 11th एवं 12th के जो विद्यार्थी हैं इसको पसंद कर रहे हैं, कैप्टन रेनबो, कैप्टन दिगंत, ये भी आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।